जो हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था वो एमरल्ड पब्लिशिंग का था, तो उससे हम कहते हैं हार्वर्ड स्टाइल। उसमें आपने देखा था कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ शॉर्ट आपको हेडिंग्स दी होती हैं, जिसे इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। जो आपने पहले पढ़ा था वो क्या था? स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट आपका था। अब एक होता है जनरल एब्स्ट्रैक्ट। जो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें आपको दिया होता है कि पर्पस क्या है इसका, इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, इसके रिसर्च रिजल्ट्स क्या थे, इम्प्लीकेशंस क्या थी, और इस जो रिसर्च आपने की है उसमें ओरिजिनलिटी क्या थी। जो जनरल एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें ये चीज़ें एक सिंपली एक पैराग्राफ होता है 150 to 200 वर्ड्स का। कुछ जो जर्नल्स हैं वो 150 वर्ड्स रिक्वायर करते हैं और कुछ जर्नल्स हैं जो 200 वर्ड्स रिक्वायर करते हैं। उस पे आपने चीज़ें वही देनी होती हैं, आपने पर्पस भी देना है, आपने जो उसका रिसर्च मेथडोलॉजी भी देनी है, रिजल्ट्स भी देने हैं, इम्प्लीकेशन भी देनी है, ओरिजिनलिटी भी देनी है, चीज़ें वही देनी है आपने, लेकिन उसको एक पैराग्राफ शेप में लिखना है आपने ना। उसको हम कहते हैं जनरल एब्स्ट्रैक्ट। और ये होता है अमेरिकन एसोसिएशन जो थी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA फॉर्मेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इससे? APA फॉर्मेट। APA और फॉर्मेट। आप लोगों की जो इस्लामी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है वो भी APA फॉर्मेट है। तो आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, कि पढ़ना भी आपको आता हो और इसे आपने देखना है कि कौन से सेक्शन में क्या बातें की गई हैं। लेट्स सपोज हमने ना ये एब्स्ट्रैक्ट अगर हम पढ़ें, हम कहते हैं कि ड्राइंग ऑन द सोशल एक्सचेंज एंड इमोशनल रेगुलेशन पर्सपेक्टिव। ये वो पर्सपेक्टिव बयान कर रहे हैं कि हमने किस पर्सपेक्टिव में ये आर्टिकल लिखा था। सोशल एक्सचेंज पर्सपेक्टिव एक सोशल एक्सचेंज थ्योरी है। उस थ्योरी को बेस बनाया था कि जब लोग आपस में बातें करते हैं तो आपस में उनको जो सोशल एक्सचेंज होता है उससे उनकी लर्निंग इंक्रीज होती है। लेकिन वो सोशल एक्सचेंज अगर कम हो जाए तो लर्निंग भी कम हो जाती है। लोग उससे मतलब एक पर्सन, आपका एक दोस्त हो और वो आपसे डेली मिलता हो, डेली आपसे बातें करता हो, आप डेली आपस में इकट्ठे होते हैं, खाना पीना करते हैं और ना जो रात को भी व्हाट्सएप पे चैट हो रही होती है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन वो आपको जो है ना, आप रोजाना जो लेक्चर पढ़ा है आप उसे बताते हैं या वो आपको बताता है, वो चल रहा होता है। ऑल ऑफ द सडन ये होता है कि उसे वो उसकी जो है ना आपसे कम्युनिकेशन कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। खुद जान के, मतलब कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ, वो खुद ही आपको ना जो है ना इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो आप लोग जब इस तरह के सोशल एक्सचेंज में कमी आती है तो सोशल एक्सचेंज ये थ्योरी कहती है कि जब इस तरह की कमी हो उसमें जो लोगों का एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है वो कम हो जाता है, और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज कम होने से लर्निंग कम हो जाती है। ठीक है, हम देखेंगे कि लर्निंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे या तो हम पहले इसके ना रिसर्च मॉडल पे आ जाते हैं। ये रिसर्च मॉडल था इसका कि ऑस्ट्रासिज्म, वर्क प्लेस ऑस्ट्रासिज्म एक वेरिएबल है ये ना, वर्क प्लेस ऑस्ट्रासिज्म। ये वर्क प्लेस ऑस्ट्रासिज्म जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को इफेक्ट करता है। वो कहते हैं कि जब लोग एक एक दूसरे को इग्नोर करते हैं तो जो पर्सन इग्नोर हो रहा होता है उसकी लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है। फर्स्ट कि आप क्लास में 26 लोग हो, 26 लोगों में से आप किसी एक पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दो, बाहर अगर आप जाते हो तब भी आप उसे ना बुलाओ, जब वो क्लास में इंटर हो तो सारे आपस में बातें करने लगो, उससे कोई बात ना करे, या आप उठ के बाहर चले जाओ, या जब वो क्लास में हो तो कोई उसकी तरफ देखे ना, कोई उससे बात ही ना करेगा, और किससे बात करे तो कोई उसका रिप्लाई ना करे, तो इसका मतलब है वो ओस्ट्रासाइज हो गया है, वो सोशली निगलेक्ट हो गया है। तो इस रिसर्च जो आपका फ्रेमवर्क था इसमें जो है ना कहा भी यही गया है कि वर्क प्लेस ऑस्ट्रासिज्म जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ठीक है, वर्क प्लेस ऑस्ट्रासिज्म जो है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। लेकिन वो कहते हैं कि एक चीज़ मीडिएट कर रही है, मीडिएटिंग वेरिएबल ये मीडिएबल है कि अगर ऑस्ट्रासिज्म होने के बाद फर्स्ट क्या किसी को आप ऑस्ट्रासाइज करते हैं और वो साइलेंस मोड में चला जाता है, वो भी किसी से बात नहीं करता, वो कहता है अच्छा चलो जी इसने मुझे इग्नोर किया तो मैं भी इससे बात नहीं करता, मैं क्यों इससे बात करूं। तो इसका मतलब है वो साइलेंस में चला जाता है, अपने किसी कोलीग से बात नहीं करता, किसी अपने जो है ना दोस्त से बात नहीं करता, जो साइलेंस में चला जाता है। तो इस आर्टिकल के मुताबिक वो क्या होता है, जब साइलेंस में जाता है तो वो लर्निंग और कम ज़्यादा कम हो जाती है।
ओस्ट्रेसिज्म लर्निंग को इफेक्ट तो करता है, लेकिन इम्प्लाई साइलेंस जब होती है तो ज़्यादा लर्निंग इफेक्ट होती है। फिर एक चीज़ मॉडरेटिंग वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया, इमोशनल सप्रेशन, कि अगर कोई पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले, देखो अगर किसी को हम निगलेक्ट करेंगे, अगर वो इमोशनल, उसमें इमोशनल एलिमेंट ज़्यादा हैं तो वो इमोशनल हो जाएगा और वो भी साइलेंट में चला जाएगा। अगर उसमें इमोशनल एलिमेंट कम होंगे और वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा तो वो अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकता होगा, सप्रेस कर सकता होगा, दबा सकता होगा। सप्रेस करना होता है दबाना, कि वो अपने इमोशंस को दबा सकता होगा। जब वो इमोशन को दबाएगा तो हो सकता है कि वो साइलेंस इख्तियार ना करे, हो सकता है कि वो क्या करे, वो कहे अच्छा क्यों नहीं बात करे भैया, आके आपसे पूछना शुरू कर दें क्या मसला है आपके साथ, क्यों नहीं बात करे, क्या वजह है। अगर वो इस तरह का बिहेवियर होगा तो हो सकता है कि वो साइलेंस में ना जाए और लर्निंग पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए। तो हम हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है वर्क प्लेस ऑस्ट्रेसिज्म, डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के। सोशली निगलेक्ट होने की वजह से लर्निंग कितनी इफेक्ट होती है, और इसमें इम्प्लाई साइलेंस और इमोशनल सप्रेशन जो है ना कैसा किरदार अदा करते हैं। इम्प्लाई साइलेंस बीइंग मीडिएटिंग वेरिएबल एंड इमोशनल सप्रेशन बीइंग मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं। और ये जो इमोशनल सप्रेशन है ना, इसको हमने हमने कहा है कि ये जो है ये आपका एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, आपका ना कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है आपका ना, ठीक है। और ये सोशल एक्सचेंज है आपका ना, ये सोशल एक्सचेंज परस्पेक्टिव है, ये सेल्फ कंट्रोल परस्पेक्टिव है आपका ना, कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो तो आप जो है बेटर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे तो आप इसकी वजह से इफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये इसके बिहाइंड रीज़न थी कि हम क्यों जो है ना वो सोशल एक्सचेंज और सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे थे। ये पहला पर्सपेक्टिव है कि सोशल एक्सचेंज, आपस में बातचीत पहले होनी चाहिए और वो इफ़ेक्ट होगी तो ही हम कुछ कर सकते हैं। और अगर अगर वो सोशल एक्सचेंज इफेक्ट हो जाता है तो इमोशनल रेगुलेशन जो है ना वो आपको कैसा रोल परफॉर्म करता है ना। दिस अब देखो कि वो हम मैयर क्या करना चाह रहे हैं, दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ इमोशनल सप्रेशन। हम ये मैयर करना चाह रहे हैं कि ये इमोशनल सप्रेशन है, हम इमोशंस को दबाने की कैपेबिलिटी है हमारे अंदर कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इज़ रिड्यूसिंग, कम कर देती है द डेट्रीमेंटल इफेक्ट। डेट्रीमेंटल इफेक्ट मतलब कहते हैं वो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म। वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म के जो गलत इफेक्ट हैं, हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो नुकसान देने वाले इफेक्ट हैं ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, जो लर्निंग पे, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग पे हार्म करते हैं। ये पर्पस था, यानी कि जो अब जनरल एब्स्ट्रैक्ट, ये है जनरल एब्स्ट्रैक्ट है ना। अगर आप स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट बनाते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो होता है ना वो पर्पस आ जाता है। पर्पस क्या है, हम इमोशनल सप्रेशन को स्टडी करना चाहते हैं। क्यों स्टडी करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इमोशनल सप्रेशन वर्क प्लेस ऑस्ट्रेसिज्म के नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकता है। फिर हमने बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिव ऑफ 162 पार्टिसिपेंट, हमने 162 लोगों से डाटा लिया। कहाँ से डाटा लिया, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से डाटा लिया। विद एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेटेड मीडिएशन एनालिसिस, हमने मॉडरेटेड मीडिएशन एनालिसिस किया जिसमें मॉडरेशन पहले हो रही है और मीडिएशन बाद में हो रही है। देखो पहले आपका कौन सा वेरिएबल है, पहले आपका ये मॉडरेशन यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, यानी कि मीडिएशन आने से पहले कौन सी चीज़ इफेक्ट कर रही है, मॉडरेशन इफेक्ट कर रही है। तो हम इसलिए कह रहे हैं मॉडरेटेड मीडिएशन इफेक्ट। पहले मॉडरेशन आ रही है फिर मीडिएशन आ रही है, मॉडरेटेड मीडिएशन इफेक्ट। तो ये हमारा जो मॉडरेटेड मीडिएशन इफेक्ट है वो आपका मॉडरेटेड मीडिएशन इफेक्ट आपका ना यहाँ पर इन्वेस्टिगेट हो रहा है। कर कैसे रहे हैं हम यूँ कर रहे हैं कि हम मॉडरेटेड मीडिएशन इफेक्ट ले रहे हैं, किस चीज़ का ले रहे हैं, दी और फाइंडिंग्स क्या आ रही हैं, दी फाइंडिंग्स डिमॉन्स्ट्रेट दैट वर्क प्लेस ऑस्ट्रेसिज्म इज मीडिएटेड बाय इम्प्लाई साइलेंस, यानी कि इम्प्लाई साइलेंस जो है ना वो मीडिएट कर रही है बिटवीन वर्क प्लेस ऑस्ट्रेसिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। इनके दरमियान वो मीडिएट कर रही है। मीडिएट करने का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग वर्क प्लेस ऑस्ट्रेसिज्म से इफेक्ट होती है तो पहले इम्प्लाई अगर साइलेंस में जाएगा तो लर्निंग इफेक्ट होगी, अगर साइलेंस में नहीं जाएगा तो लर्निंग पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। मीडिएशन में हमने यही कहा था ना कि वो वेरिएबल जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन ऑपरेट हो रहा होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना इफेक्ट मीडिएटिंग वेरिएबल पे ट्रांसमिट करता है, एंड मीडिएटिंग वेरिएबल उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है ना वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे ट्रांसमिट करता है।
तो इंटरेस्टिंगली द रिजल्ट्स एग्जिबिट दैट इमोशनल सप्रेशन ऑपरेट्स एट बफर। बफर मतलब होता है जो किसी चीज़ के हार्मफुल इफेक्ट को कम कर दे, बफर कर दे, मतलब जो आपको किसी भी चीज़ के हार्मफुल आपके नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं उन इफेक्ट्स को क्या कर दे, वो रिड्यूस कर दे। ठीक है, बिटवीन वर्कप्लेस और सिस्टम इम्प्लाय साइलेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, कि इनके दरमियान जो हार्मफुल इफेक्ट थे वो क्या हो रहे थे, वो कम हो रहे थे। तो इन चीज़ों को देखने के लिए एक मिनट, तो हमने देखा कि इमोशनल जो सप्रेशन है, इमोशनल कंट्रोल का मैकेनिज्म जो है ना, वो आपके, अगर आप लोगों को भी देखो कि जब आप लोग आपस में बात कर रहे हो और आप लोगों को अगर गुस्सा आ जाए, एक आप में से एक को गुस्सा आ जाए और दूसरा पर्सन अगर वो सेल्फ कंट्रोल वाला होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट होगा या अपने इमोशंस को सप्रेस कर सकता हुआ होगा, तो क्या करेगा, वो अगर खामोश रह जाएगा, वो अगर साइलेंस अख्तियार कर लेगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा, तो आपस में लड़ाई नहीं होगी और जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता था वो होता रहेगा। अगर वो उससे माइंड कर लेगा, वो भी उसी ट्यून में रिप्लाई कर देगा जिस ट्यून में आपका इन फ्रंट ऑफ पर्सन बात कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर आपस में लड़ाई हो जाएगी और आपस में जो सोशल एक्सचेंज है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है ये बात? जी सर। यहाँ तक हमने एक एब्स्ट्रैक्ट देखा है, आगे उसकी ना देखी हुई है कि हम उसकी ना कुछ वो लिखी हुई, गिवन दैट द स्टडी इम्प्लाइज दैट इमोशनल सप्रेशन इज फंडामेंटली इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस इंजूरियस आउटकम्स ऑफ वर्कप्लेस ऑसोसिज्म, के और वर्कप्लेस ऑसोसिज्म के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको वो कम कर देता है इन दी कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, लर्निंग के लिहाज से ये है। अब इंट्रोडक्शन अगर आप इसका स्टडी करो तो इंट्रोडक्शन में आपको पता चलेगा कि आप इंपॉर्टेंस दे रहे होगे, जो मैंने आपको बात की थी कि हम जब भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम क्या थी कि ऑर्गेनाइजेशनल की लर्निंग जो है ना वो कम हो रही थी, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग थे जिनके पास नॉलेज था वो शेयर नहीं कर रहे थे, या लोग जो ऑस्ट्रासाइज हो गए थे वो अपना नॉलेज शेयर नहीं कर रहे थे, जिनके पास नॉलेज था वो ऑस्ट्रासाइज पीपल्स को शेयर नहीं कर रहे थे। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ने फील किया कि हमारी जो ओवरऑल लर्निंग है वो कम हो रही है। जो ओवरऑल लर्निंग कम हो रही थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ना ये हमारी प्रॉब्लम है जिसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो स्टार्ट जो आपका पहला स्टार्ट होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग से होगा। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल से स्टार्ट होगा। आप डिपेंडेंट वेरिएबल लिखोगे ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग हैज़ ऑक्युपाइड कंसिडरेबल अटेंशन फ्रॉम द एकेडमिशियंस इन द लास्ट डिकेड ड्यू टू विगरस इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा जी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको एकेडमिशियन जो है ना वो स्टडी भी कर रहे हैं, जिस तरह वो कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का परफॉर्मेंस के साथ रिलेशनशिप है। जितनी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग ज़्यादा होगी उतनी एम्प्लॉय की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ये इस पर्सन ने स्टडी किया था, हमने उसका हवाला दे दिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कि जिसकी जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग होगी वो चेंज को ज़्यादा बेहतर तौर पर कैपेबल उसे अडॉप्ट कर लेगा। जिसकी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ज़्यादा होगी वो क्रिएटिविटी ज़्यादा कर सकेगा, इनोवेशन कर सकेगा, एजिलिटी कर सकेगा। ठीक है, इफेक्टिवनेस होगी उसके अंदर, कमिटमेंट होगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकेगा और सस्टेनेबिलिटी होगी उसके अंदर ना। ये हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की विद इन ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को देखना चाहें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमें ये स्टडीज़ बता रही हैं कि इन इन जगह पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव है, आपको जो है ना बेटर रिजल्ट्स देती है। सिमिलरली वो ये कहता है कि ना कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इज ओवर शेडोड विद द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल प्रिडिक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज नॉलेज प्रोसेसर। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग बढ़ती कैसे है, वो नॉलेज प्रोसेसेस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज के अच्छे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं तो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग बढ़ती है। सोशल कैपिटल, अगर सोशल एक्सचेंज हो रही है तो क्या है, लर्निंग बढ़ती है। अगर लीडर्स अच्छे हैं, लीडरशिप स्टाइल की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन लर्न जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग इफेक्ट होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से भी होती है, कल्चर की वजह से भी होती है, इंटेलिजेंस की वजह से भी होती है, ट्रेनिंग की वजह से भी होती है और सोशल मीडिया के जरिए भी आजकल लर्निंग कम या ज़्यादा हो रही है। Particularly in the extant literature, major of the researchers seems to be interested in finding out the positive antecedent.
वो अब रिसर्चर क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को कैसे इन्वेस्टिगेट किया एज ए पॉजिटिव एंटीसीडेंट्स के तौर पर। उन्होंने जितने भी देखे कि वो आस्पेक्ट्स देखे हैं जिन जिन आस्पेक्ट से ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग बढ़ती है। जिस तरह हमने अभी देखा है कि लीडरशिप की वजह से बढ़ती है, नॉलेज की वजह से बढ़ती है, सोशल एक्सचेंज की वजह से बढ़ती है, इंफॉर्मेशन की वजह से बढ़ती है, कल्चर की वजह से बढ़ती है, इंटेलिजेंस की वजह से बढ़ती है, ट्रेनिंग की वजह से बढ़ती है, सोशल मीडिया की वजह से बढ़ती है। इन वजह से आपकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग बढ़ती है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक देखा है कि सारे वो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्होंने जितना भी स्टडी किया है वो स्टडी क्या किए हैं, पॉजिटिव पैरामीटर स्टडी किए हैं, नेगेटिव पैरामीटर स्टडी नहीं किए। तो ये जो हाउएवर नेगेटिव प्रिक्यूसर जो हैं हैव बीन लार्जली निगलेक्टेड। ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखा कि किस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग कम होती है। Hence, existing literature in the field is mainly focused upon organization-wide antecedents of the organization। कि हम ये देखना चाहते हैं नेगेटिव इफेक्ट करने वाले कौन से हैं जो इंडिविजुअल लेवल को हमारे इफेक्ट करते हैं। हम ज़्यादातर इंटरेस्टेड किस में हैं, रिसर्चर, कि हम वो फैक्टर स्टडी करें जिस फैक्टर की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग कम हो रही है। ये सारे वो फैक्टर थे जिससे बढ़ रही थी। ये देखो, ये पहला पैराग्राफ सारा किसके बारे में है आपका, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। थोड़ी क्लैरिटी हुई कि डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे लिखना है। हमें पहले बताना है कि डिपेंडेंट जी वेरिएबल सर। है क्या, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट देता है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग यहाँ यहाँ बेनिफिट देती थी। फिर हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को यानी कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे कैसे स्टडी किया है। कि हम ये देखते हैं कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल किन वेरिएबल की वजह से इफेक्ट हो रहा है और किन वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जो है वो किन वेरिएबल को इफेक्ट कर रही है, आपके आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है, आपके चेंज को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है, आपकी क्रिएटिविटी को इफेक्ट कर रही है। और इफेक्ट कहाँ से हो रही है, इफेक्ट कहाँ से हो रही है आपकी, इफेक्ट हो रही है आपके नॉलेज प्रोसेसेस की वजह से इफेक्ट हो रही है, आपके सोशल एक्सचेंज की वजह से इफेक्ट हो रही है, ट्रेनिंग की वजह से इफेक्ट हो रही है, सोशल मीडिया की वजह से इफेक्ट हो रही है, इंटेलिजेंस की वजह से इफेक्ट हो रही है। तो इन वजह से आपकी इफेक्ट हो रही है। तो हमने कहा कि और ये जो इफेक्ट थे ये सारे मैक्सिमम वो इफेक्ट थे जो नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे। तो हमने कहा कि हम वो आस्पेक्ट्स को स्टडी करना चाहते हैं जो नेगेटिव है। ये पहला वेरिएबल आपका होता है, सारा डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता रहा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा होता है, किन लोगों ने उसे स्टडी किया है, पॉजिटिव वे में स्टडी किया है, नेगेटिव वे में स्टडी किया है, वो बता रहा होता है, किन वेरिएबल की वजह से वो इफेक्ट होता है और किन वेरिएबल को वो इफेक्ट करता है, वो सारा आ जाता है। फिर सेकंड जो है पैराग्राफ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में होता है और उसका लिंक कायम करता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से। सेकंड पैराग्राफ जो होता है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में होगा और आप उसका लिंक क्रिएट करेंगे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल से। पहली चीज़ें वही आएंगी जो हमने, जिस तरह हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया उसी तरह हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताएंगे। देखो, द टीनेंट्स ऑफ द सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक वो कह रहे हैं प्रपोज दैट इम्प्लाई रेसिप्रोकेट इम्प्लाई जो है वो रेसिप्रोकेट द प्लेजेंट बिहेवियर बाय पॉजिटिव आउटकम्स। कि इम्प्लाई जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं प्लेजेंट बिहेवियर बाय पॉजिटिव आउटकम एंड वाइस वर्सा। लर्निंग इज बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन दैट कैन बी अफेक्टेड बाय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वो कहते हैं सोशल एक्सचेंज थ्योरी ये कहती है कि लर्निंग जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से इफेक्ट होती है। वो अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी एंड मिस ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव रिलेशनशिप्स होते हैं। हम एक दूसरे को अगर मिस ट्रीट करें तो वो लर्निंग को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। द नोशन अंडरलाइन दिस सपोजिशन इज मिस ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस। के वर्क प्लेस में मिस ट्रीटमेंट्स हैं। अब ये जो वर्क प्लेस, हम मिस ट्रीटमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, मिस ट्रीटमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्क प्लेस ऑस्ट्रासिज्म जो है वो इट सेल्फ इज अ मिस ट्रीटमेंट। जो इसे कहते हैं साइलेंट मिस ट्रीटमेंट। मैं क्लास में आऊँ, क्लास में आके आप लोगों को डांटना शुरू कर दूँ तो ये मेरा साइलेंस मिस ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये मेरा वॉइस मिस ट्रीटमेंट होगा, जिसे हम कहेंगे वर्क प्लेस बुलिंग कह दें या वर्क प्लेस इनसिविलिटी कह दें कि हम किसी से मिसबिहेव करें या मिस वर्क प्लेस मिसबिहेव जो है ना वो मिसबिहेव जो आपका जिसे हम मॉनिटर कर सकें। जो आपका साइलेंट मिस स्टेटमेंट है ना वो साइलेंट नेचर और ऑस्ट्रासिज्म की साइलेंट नेचर है। आप क्लास में आए और एक पर्सन आपसे बात करना चाहता हो, आप उससे बात ना करें, बात की वगैरह आप अपनी जगह पर बैठ जाएं, अगर वो आपसे बात करना चाहें तब भी आप खामोश रहें, तो ये आपका साइलेंट मिस स्टेटमेंट है उसके साथ।
आप उसे बता दें भाई मैं आपसे नाराज़ हूँ या आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं है, वो अलग बात है। आप बताए बगैर आप अपनी अपनी चेयर पे बैठे हैं, वो आपसे पूछने आए, आप उसको इग्नोर करते हैं, वही साइड से आता है दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, दैट इज़ वर्क प्लेस ऑस्ट्रेसिज्म। तो वो बता रहे हैं कि जो मिस ट्रीटमेंट की वजह से भी क्या होती है, वो आपकी इफेक्ट होती है। इन दिस रेस्पेक्ट वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म हैज बीन वाइडली डिस्कस फिनोमेना कि वर्कप्लेस मिस ट्रीटमेंट में वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म जो है वो बहुत वाइड फिनोमेना है, जो थ्योरी और प्रैक्टिस में इस वक्त चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की मिस ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और इन लोगों ने उसे स्टडी किया पहले से। अब वो वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म मींस बीइंग सोशली एक्सक्लूडेड, निगलेक्टेड, इग्नोर्ड एंड आइसोलेटेड बाय इंडिविजुअल, ग्रुप और एंड कम्युनिटी एट ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में अगर हमें सोशली एक्सक्लूड किया जाएगा, निगलेक्ट किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म है। अब वो बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म के जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के पॉजिटिव इफेक्ट आते थे, वो क्रिएटिविटी की तरफ जाती है, वो इनोवेशन की तरफ जाती है, तो वर्क प्लेस ऑस्ट्रेसिज्म जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है आपके उसको। तो हम बताएंगे कि नेगेटिवली कैसे इफेक्ट करता है। ऑस्ट्रेसिज्म की वजह से कुछ लोग क्या होते हैं, इंटरपर्सनल डेविएंस हो जाती है, आपस में उनके ना तनाजात शुरू हो जाते हैं। इंटेंशन टू क्विट, कई ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो जॉब ही छोड़ जाते हैं। अगर अगर बॉस आपको बार बार आपको सोशली निगलेक्ट करे, आपसे बात ही ना करे, दूसरे लोगों को oblige करता रहे, तो आप छोड़ जाते हो। कुछ लोग इम्प्लाई साइलेंस की तरफ चले जाते हैं, कुछ नॉन इमोशनल एग्जॉशन हो जाते हैं, यानी कि वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं, तो वो आप जिस तरह आप मिसबिहेव करते हैं वो भी आपसे मिसबिहेव करना शुरू करते हैं। डिस इंक्लिनेशन टू वॉइस ओपिनियन, यानी कि वो क्रिएटिव कोई बात नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो उनके पास भी कोई नॉलेज होगा, वो भी एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो भी नहीं बताएंगे आपको। लो सेल्फ एस्टीम कर देते हैं कि आपको अगर ऑस्ट्रासाइज किया जाएगा तो आप में कोई काम करने की एबिलिटी कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस आपकी कम हो जाएगी। ये वो उसके नेगेटिव इफेक्ट थे। फिर हमने कहा कि लो परफॉर्मेंस जो है ना वो सबसे बड़ा जो है ना इफेक्ट है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि अगर नॉलेज को हाइड किया जाए। ये पर्सन ये कहता है कि ये जो जाहो है वो ये कहता है हैव ब्रॉट अटेंशन टू द रोल ऑफ वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म इन नॉलेज हाइडिंग। कहते हैं कि जितना आप ऑस्ट्रासाइज करेंगे, मैं मुझे अगर कोई मुझसे 10 लोग बात नहीं करेंगे, तो मेरे पास अगर कोई नॉलेज है तो मैं भी उसे उन्हें नहीं दूंगा वो, ठीक है, नॉलेज को हाइड कर लूंगा। तो वो कहते हैं कि नॉलेज शेयरिंग और एक्सचेंज जो है ना वो सोशल एक्सचेंज की वजह से आता है, जो ऑस्ट्रासिज्म की वजह से इफेक्ट हो जाती है। इस वजह से उन्होंने आखिरी पैराग्राफ के आखिरी में हिस्से में यही किया है कि क्या किया है, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने डिपेंडेंट वेरिएबल से लिंक किया है, कैसे ऑस्ट्रासिज्म जो है वो लर्निंग को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारा बताया है। फिर यहाँ तक हमारा जो है ना ये आ जाता है। फिर हमने अपने मीडिएटिंग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है कि मीडिएटिंग क्यों मीडिएट करेगा वो ना। देखो, the study aims to clarify the ostracism and learning relationship by characterizing implied silence as an important mediator। वो हमारी स्टडी क्या है, वो हाईलाइट कर रही है कि इम्प्लाई लर्निंग जो है ना, इम्प्लाई साइलेंस जो है ना, वो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, इट हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय द स्कॉलर दैट रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस हैव बीन इम्पैक्ट ऑन, जो किस पे, वो स्पीकिंग अप बिहेवियर पे ना। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। उमर भाई क्या चाल है? ये मीटिंग ना क्लोज होने वाली है, आप दोबारा इसे कनेक्ट कर लेना फिर ना। ठीक है, बल्कि इसे एंड करते हैं, अगेन ही स्टार्ट करते हैं।